दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख रेनेसां इन आयुर्वेदा और आयुर्वेदा डिजर्व बेटर के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। इस लेख का संबंध सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत में आयुर्वेद महत्व, चुनौतियां और संभावनाएं। एक स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार, समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। आज पूरी दुनिया स्वस्थ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। स्वस्थ संरक्षण का मतलब है मैं बीमार न हूं से आगे बढ़कर यह सोचना कि किस तरह हम अपनी स्वास्थ्य क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं। आज विश्व का पूरा ध्यान इन्हीं दो विषयों पर केंद्रित है और इस मकसद को पाने के लिए दुनिया जिस रास्ते पर आगे बढ़ रही है वह है योग और आयुर्वेद का रास्ता। आज कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया, विशेषकर भारत को अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति को फिर से महत्व देने के लिए विवश कर दिया है। इसी लिहाज से यह आश्चर्य की बात नहीं कि आज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आयुर्वेद भी शामिल है। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम और उपचार में चयनित और मानकीकृत आयुर्वेदिक दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए इनोवेटिव क्लिनिकल ड्रग ट्रायल की घोषणा की है। यह संभवतः अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा प्रयासों में से एक है। इन प्रयासों के तहत आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक वैद्यों के साथ मिलकर इस भयानक संक्रामक बीमारी के नियंत्रण से जुड़े शोध करेंगे। इतना ही नहीं, आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिरक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई प्रचलित आयुर्वेद औषधियों के उपयोग पर आम जनता के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। हम जानते हैं कि अभी तक कोविड-19 के लिए कोई दवा नहीं है और ना ही कोई टीका उपलब्ध है। दुनिया भर के वैज्ञानिक टीके की खोज में लगे हैं। टीके के सफल परीक्षण और बाजार में इसकी उपलब्धता में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन जैसी आधुनिक दवाओं के भी समुचित परिणाम नहीं मिले हैं। ऐसे में यह उचित है कि भारत कोविड-19 के उपचार में अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सीय क्षमता की जांच करे और इसे बढ़ावा दे। यदि आज भारत समेत दुनिया भर में आयुर्वेद को इतना महत्व दिया जा रहा है तो हमारे लिए आयुर्वेद और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है आयुर्वेद, इसका इतिहास और इसकी चिकित्सा पद्धति। आगे इस आर्टिकल में यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आयुर्वेद का महत्व क्या है, हमारे देश में इसे बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं और वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद को अव्वल बनाने के लिए कौन कौन से प्रयास करने की जरूरत है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आयुर्वेद क्या है। चर्चा के क्रम में आयुर्वेद के इतिहास पर भी नजर डालेंगे और यह भी जानेंगे कि इसके इलाज की पद्धति क्या है। आयुर्वेद संस्कृत के दो मूल शब्दों आयुर और वेद से मिलकर बना है। यहाँ आयुर का अर्थ है जीवन या दीर्घ आयु और वेद का अर्थ है विज्ञान या पद्धति। यानी आयुर्वेद का अर्थ है जीवन जीने या जीवन को दीर्घायु बनाने की पद्धति या तरीका। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान तक सीमित नहीं है बल्कि इसे जीवन दर्शन के रूप में देखा जाता है। आज लोग एलोपैथिक थेरेपी के साइड इफेक्ट्स से तंग आकर आयुर्वेदिक उपचार में रुचि दिखा रहे हैं। लोग सौंदर्य प्रसाधन से लेकर भोजन और आहार तक के लिए हर्बल उत्पादों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। सुबह के व्यायाम, योग, खान पान और उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह अब आयुर्वेद को जीवन का विज्ञान या साइंस ऑफ लाइफ के रूप में देखा जा रहा है। आयुर्वेद एक समग्र जीवन पद्धति है जो व्यक्ति को निरोग जीवन की ओर प्रेरित करती है। शक्यते अपि अन्य मात्रेण नरकसु निरामय, यानी व्यक्ति को आहार विहार और रहन सहन के कुछ नियमों द्वारा व्याधि रहित कर सकते हैं। आयुर्वेद इन्हीं नियमों पर आधारित एक चिकित्सा पद्धति भी है जो प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र पर आधारित है। आज दुनिया भर की तमाम वैज्ञानिक और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद से प्रभावित हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति से संबंधित कई मत प्रचलित हैं। आयुर्वेद का इतिहास हजारों साल पुराना है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार आयुर्वेद की शुरुआत का जिक्र देवी देवताओं के ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार आयुर्वेद का आरंभ ब्रह्मा ने किया। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के इतिहास के बारे में जिक्र मिलता है।
इसके अनुसार ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता की रचना सृष्टि के सर्जन से पहले की और इसी ब्रह्म संहिता में आयुर्वेद के बारे में बताया गया है। इस तरह सुश्रुत संहिता के अनुसार आयुर्वेद की उत्पत्ति सृष्टि के जन्म से पहले ही हो गई थी। इस संहिता में बताया गया है कि धन्वंतरी ने वाराणसी में एक पौराणिक राजा के रूप में अवतार लिया और उसके बाद कुछ बुद्धिमान चिकित्सकों और खुद आचार्य सुश्रुत को आयुर्वेद और दवाइयों के विषय में ज्ञान दिया। इस तरह से आयुर्वेद की पहुंच मानव चिकित्सा तक सुनिश्चित हो सकी। आयुर्वेद से जुड़े वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि आयुर्वेद के ज्ञान का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाया जाता है। साथ ही जैन और बौद्ध धर्म में भी इसकी कुछ अवधारणाएं और प्रथाएं व्याप्त थी। आयुर्वेद का ज्ञान पहले भारत के ऋषि मुनियों के वंशों से मौखिक रूप से आगे बढ़ता गया और उसके बाद उसे 5000 वर्ष पहले इकट्ठा करके उसका लेखन किया गया। आयुर्वेद पर व्यवस्थित रूप से सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय आदि हैं। ये ग्रंथ अंतरिक्ष में पाए जाने वाले 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश जो हम पर प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताते हैं। ये ग्रंथ स्वस्थ और आनंदमय जीवन के लिए इन 5 तत्वों को संतुलित रखने के महत्व को समझाते हैं। इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र चिकित्सा पद्धति पेश करता है। एलोपैथी औषधि या विषम चिकित्सा रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेदिक पद्धति रोग की रोकथाम और यदि रोग उत्पन्न हुआ तो कैसे उसके मूल कारण को समाप्त किया जाए उसका ज्ञान देती है। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति दूसरों की तुलना में कुछ तत्वों से अधिक प्रभावित होता है। यह उनकी प्रकृति और प्राकृतिक संरचना के कारण होता है। आयुर्वेद के मुताबिक मनुष्य के शरीर में 3 जैविक तत्व होते हैं, वात यानी वायु तत्व, पित्त यानी अग्नि तत्व और कफ यानी पानी। शरीर के भीतर इन तीनों तत्वों का उतार चढ़ाव लगा रहता है और इन्हीं पर शरीर का स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। इन तीनों तत्वों को ही दोष या त्रिदोष कहा गया है। वात दोष में वायु और आकाश तत्व प्रबल होते हैं, पित्त दोष में अग्नि दोष प्रबल होता है और कफ दोष में पृथ्वी और जल तत्व प्रबल होते हैं। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों के मुताबिक जड़ी बूटियों के अलावा कुछ खनिजों और धातु पदार्थों का भी उपयोग औषधि बनाने में किया जाता था। यहाँ तक कि प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों से सर्जरी के कुछ तरीके भी सीखे गए, जैसे नासिका संधान, पेरिनियल लियोटोमी, घावों की चिकित्सा आदि। आयुर्वेद में यह मान्यता है कि कुछ रोग धातु के क्षय के कारण होते हैं तो वहीं कुछ धातु की वृद्धि के कारण, जैसे ओबेसिटी यानी मोटापा शरीर में मेद धातु की वृद्धि के कारण होता है। दरअसल आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत मुख्यतः सामान्य और विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सामान्य का मतलब है जो धातुएं क्षीण हो चुकी हैं उन्हें बढ़ाना, और विशेष का अर्थ है जिन धातुओं की वृद्धि हो चुकी है उन्हें कम करना। कमोबेश यह पद्धति संतुलन के इर्द गिर्द केंद्रित है। आयुर्वेद के अनुसार कफ, पित्त और वायु तीनों दोष हमारे आहार विहार और भोजन के संतुलन असंतुलन से प्रभावित होते हैं। वायु तत्व के असंतुलन के कारण पेट फूलना, गठिए की समस्या यानी आर्थराइटिस जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पित्त यानी अग्नि तत्व में ऊर्जा की शक्ति को देखा जाता है। इसके असंतुलन से ज्वर की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं शरीर में कफ की अधिकता से सर्दी, जुकाम, खांसी आदि जैसी व्याधियां पैदा होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार दोष सिर्फ किसी के शरीर के स्वरूप पर ही प्रभाव नहीं डालता, बल्कि वह शारीरिक प्रवृत्तियों जैसे भोजन का चुनाव और पाचन, किसी के मन का स्वभाव और उसकी भावनाओं पर भी प्रभाव डालता है। आयुर्वेद किसी के पथ्य या जीवन शैली यानी भोजन की आदतों और दैनिक दिनचर्या पर विशेष महत्व देता है। मौसम में बदलाव के आधार पर जीवन शैली को कैसे अनुकूल बनाया जाए, इस पर भी आयुर्वेद मार्गदर्शन देता है। यदि व्यक्ति संतुलित भोजन, दिनचर्या और आहार विहार का पालन करता है तो शरीर सम्यक अवस्था यानी आरोग्य की स्थिति में रहता है। आइए अब देखते हैं कि भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल प्रणाली के लिए रूपरेखा 1945 में सर जोसेफ भोरे समिति द्वारा डिजाइन की गई थी, लेकिन सरकार ने 1970 में आयुर्वेद सहित केवल 4 मुख्य गैर एलोपैथिक औषधीय प्रणालियों को कानूनी ढांचे में मान्यता प्रदान की। हालांकि इनसे संबंधित एक स्वतंत्र विभाग 1995 में स्थापित किया गया था, जिसे साल 2003 में आयुष यानी आयुर्वेद
यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी के रूप में नामित किया गया। लगभग एक दशक बाद इसे एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अपग्रेड किया गया था। साल 2005 में आयुष को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एजेंडे में शामिल किया गया था। आयुर्वेद को बदलने की जरूरत लगभग 150 साल पहले ही महसूस की गई थी। इस क्रम में प्रगति हुई भी थी, लेकिन संभवतः इसके विकास को बनाए रखने के लिए ये प्रयास पर्याप्त नहीं थे। आयुर्वेद को बढ़ावा देने की राह में आगे वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया, जिसने केंद्र और विभिन्न हितधारकों और लाभार्थियों के बीच संचार और कुशल संचालन के लिए एक बेहतर नेटवर्क स्थापित किया है। आयुष मंत्रालय लगभग 4.8 लाख आयुर्वेद चिकित्सकों, 256 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेस, 2400 से अधिक आयुर्वेद अस्पतालों और सैकड़ों आयुर्वेद फार्मेसियों की देखरेख करता है और शिक्षा, अनुसंधान और संरक्षण एवं औषधीय पौधों के संरक्षण आदि की दिशा में काम करता है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के क्रम में साल 2017 में मंत्रालय ने अपने प्रमुख संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का दिल्ली में उद्घाटन किया। इसी बीच एक पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। इस लाइब्रेरी में आयुर्वेद और यूनानी प्रणालियों के 3 लाख से अधिक प्रैक्टिस के ज्ञान का एक बड़ा भंडार है। वाजपेयी सरकार की एक प्रमुख योजना NMITLI यानी न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव कार्यक्रम ने इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की थी। इन सब के अलावा आयुर्वेद को बढ़ावा देने की दिशा में केरल राज्य ने उल्लेखनीय काम किए हैं, जो देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में ज्वलंत उदाहरण पेश करता है। केरल को यह स्थान देने में वहां के प्रसिद्ध PS वारियर परिवार सहित कई प्रसिद्ध वैद्यों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल की कोट्टल आर्य वैद्यशाला विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद केंद्र है। इस वैद्यशाला में विरासत को संरक्षित करते हुए आयुर्वेद को आधुनिक विज्ञान की कुछ प्रासंगिक अनुसंधान विधियों को अपनाने की अनुमति दी गई थी। फाइलेरिया और गठिया जैसे कई चिकित्सा विकार, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा द्वारा इलाज करना मुश्किल घोषित किया गया था, आयुर्वेद का उपयोग करके सफलतापूर्वक उनका इलाज किया गया। इधर सरकार के अलावा कुछ योग गुरुओं ने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। जैसे स्वामी रामदेव ने योग और आयुर्वेदिक दवाओं को एक जन आंदोलन में बदल दिया। 2006 में स्वामी रामदेव द्वारा शुरू किए गए आयुर्वेद उद्यम पतंजलि को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिल रही है। इसे देखते हुए पूरे भारत में अब प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद एवं योग के लोकप्रिय केंद्रों की मांग बढ़ रही है। वर्तमान समय में आयुर्वेद की बढ़ती मांग और लोकप्रियता ने इसके महत्व को उजागर किया है। तो आइए अब देखते हैं कि आयुर्वेद के क्या महत्व हैं। आयुर्वेद की प्रभावशीलता और सुरक्षित चिकित्सा ने लोगों को सदियों से आकर्षित किया है और इसने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रकृति पर आधारित होना इसकी सबसे बड़ी महत्ता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों और दैनिक जीवन पद्धति पर आधारित होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा का कोई अन्य दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ घरेलू नुस्खे तो हमारी रसोई में ही उपलब्ध होते हैं। हल्दी दूध पीना, हल्दी, लौंग, अदरक, तुलसी पत्ता डालकर बने काढ़े से इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के उपाय अपनाना वर्तमान समय में फैले कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निपटने में कारगर सिद्ध हो रही है। एलोपैथिक चिकित्सक भी इस समय आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का सेवन करने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में मधुमेह जैसे रोग से निपटने के लिए शरीर का वजन कम करने, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भारतीयों ने प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद को अपनाया है। दरअसल प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक स्पिन ऑफ है और जीवन शैली संबंधी विकारों और गैर संचारी रोगों के उपचार में आयुर्वेद का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। यह पद्धति औषधीय पौधे, भूगोल, जलवायु और स्थानीय कृषि प्रथाओं से काफी हद तक प्रभावित है। आयुर्वेद के बढ़ते महत्व की एक अहम वजह इसकी दवाइयों का सस्ता होना और आसान पहुंच भी है। एक अन्य पहलू है आयुर्वेद में मौसमी विविधताओं का शामिल होना, जिसमें रोगों को वर्गीकृत किया जाता है और पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार इलाज किया जाता है। दरअसल बात यह है कि आधुनिक चिकित्सा में यह सब ज्यादा मायने नहीं रखता है। इसमें एक ही आकार को सभी लोगों पर फिट किया जाता है। बहरहाल ऐसा नहीं है कि तमाम प्रयास और आयुर्वेद की बेहद अहमियत होने से इस क्षेत्र को यथोचित स्थान मिला है। इस राह में आयुर्वेद को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
तो आइए देखते हैं आयुर्वेद की चुनौतियों को। हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने पीढ़ियों तक अपने ज्ञान और व्यवहार को शब्द के माध्यम से प्रसारित किया है। इसके प्रचार प्रसार और शिक्षा के लिए कोई नियामक संस्था, विश्वविद्यालय आदि की व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से आज प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञानकोश को सहेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आजादी से पहले की बात करें तो ब्रिटिश राज ने आयुर्वेद को अवैज्ञानिक, रहस्यमय और एक धार्मिक विश्वास माना था और आयुर्वेद से जुड़े किसी भी प्रकार के सिस्टम को नष्ट करने के लिए आमादा था। अंग्रेजों ने साल 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद के शिक्षण को निलंबित कर दिया था, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह और सामाजिक सुधारों ने आयुर्वेद में एक नई ताकत का संचार किया। आयुर्वेदिक चिकित्सकों का पेशेवर और आधुनिक न होना भी आयुर्वेद के सामने एक अहम चुनौती है। अगली चुनौती सरकारी प्रोत्साहन से जुड़ी है। ब्रिटिश काल से ही अंग्रेजी चिकित्सा को संरक्षण प्राप्त है। आजादी के बाद भी यही प्रथा कायम रही। हालांकि अब की सरकारों ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने की दिशा में कई अहम काम किए हैं, लेकिन ये अपर्याप्त हैं। एक और पहलू जिसने आयुर्वेद के खिलाफ काम किया है वह है अनुसंधान की उपेक्षा। नई दवाओं की खोज और आधुनिक चिकित्सा के समग्र विकास को बड़े पैमाने पर अमेरिका और यूरोप में दवा उद्योग द्वारा समर्थित और वित्त पोषित किया जाता है। उद्योग और शिक्षाविदों के बीच एक मजबूत सांठगांठ रही है। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को अपेक्षाकृत कम मेहनताना मिलना, क्लिनिकों का कम आधुनिक होना भी काफी हद तक इस क्षेत्र के पिछड़े होने के कारणों में शामिल है। इसके अलावा एक अहम कारण है आयुर्वेदिक चिकित्सा का असर धीमी गति से होना। स्टेरॉयड और दर्द निवारक जैसी आधुनिक दवाओं का असर जल्दी होता है और दर्द से कराह रहे व्यक्ति के पास इतना धैर्य नहीं होता कि वह लंबे समय तक आयुर्वेदिक दवा के असर होने का इंतजार कर सके। तीव्र संक्रमण और सर्जरी सहित अन्य आपात स्थितियों के इलाज में आयुर्वेद की अपर्याप्तता भी एक अन्य कारण है, जिससे आयुर्वेद को चिकित्सा क्षेत्र में यथोचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान की कमी, कम निवेश प्राप्त होना और अवसर तथा रोजगार की कमी आदि अन्य अहम कारण हैं, जो युवाओं को इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने के लिए आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ऐसे में इस बात पर चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है कि क्या हो आगे की राह, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा मिल सके और इसे वर्तमान चिकित्सा पद्धतियों में अग्रणी बनाया जा सके। यह कहने की जरूरत नहीं है कि आयुर्वेद और हर्बल दवा उद्योग ने सीमित संसाधनों और सीमित सरकारी संरक्षण के बावजूद भी अपनी जड़ें मजबूत की हैं और यह चिकित्सा पद्धति फल फूल रही है। सरकारों को इसे बढ़ावा देने के लिए देश भर में आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्रों की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए और रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने में रुचि ले सके। इसमें दो राय नहीं कि दुष्प्रभाव रहित होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पूरी दुनिया का आकर्षण केंद्र बनी हुई है। पिछले कुछ दशकों में आयुर्वेद में वैश्विक रुचि बढ़ी है। कुछ हद तक यह आधुनिक दवाओं के साथ जनता के मोहभंग का नतीजा भी है। गौर करने वाली बात यह है कि कई देशों ने आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद को मान्यता नहीं दी है और आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंध है। ऐसे में सरकार को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और भारत को आयुर्वेद के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। इससे भारत में हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बेहद लाभ मिलेगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होने और फॉरेक्स रिजर्व में बढ़त के साथ ही दुनिया में भारत की साख भी मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक दवाइयों के केंद्र के रूप में खुद को विकसित कर भारत को आर्थिक प्रगति में भी बेहद सहायता मिलेगी। अन्य प्रयासों के तहत लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है। उन्हें यह बताना चाहिए कि आयुर्वेद अनिवार्य के रूप में एक समग्र विज्ञान है। आधुनिक चिकित्सा महाविद्यालयों में आयुर्वेद शिक्षण की शुरुआत बेहद अहम कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत को आयुर्वेद में केरल मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। इन तमाम प्रयासों से आयुर्वेद को मुख्यधारा की औषधीय प्रणाली के रूप में आधुनिक चिकित्सा के साथ साथ अपनी सही जगह दिलाई जा सकती है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। विश्व भर की चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद का महत्व अधिक होने के बावजूद भी इस पद्धति के पिछड़े होने के क्या कारण हैं? आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं? इसे बेहतर स्थिति में लाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है?